हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily. Unacademy which is unbeatable, which is unstoppable because of you. आपके प्यार के कारण, जो रिस्पेक्ट आप हमें देते हैं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हर तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए मुझ तक पहुंचते हैं, चाहे वो वीडियो अपलोड होने के बाद उस पर कमेंट्स हो, चाहे आप अनअकैडमी प्लस पे प्रोफाइल करके फॉलो करके मैसेजेस करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे. आजकल तो बहुत एक्टिव हो रखे हैं आप सब इंस्टाग्राम पे. इनफैक्ट मैं भी पहले इतना कभी यूज नहीं किया था, लेकिन जब से आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जरूर चेक करूं और आपको जवाब दूं. मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं हमारी टीम के बेहतरीन मेंबर्स, इंडिया की ये बेहतरीन टीम जो जुट गई है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए. द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज अश्वनी त्यागी सर. फिजिक्स के दो महान जादूगर हैं हमारे पास, आपके ऑल टाइम फेवरेट नमो सर एंड महेंद्र बाहुबली सर. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद नियरली 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. हजारों लाखों बच्चे अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं. थोड़ी सी मेरी गाइडेंस, बाकी उनके माता पिता का आशीर्वाद, चाहने वालों का प्यार. चलिए जी, टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए मेरे राजा बेटा. मैं एक बार स्क्रीन पर नजर डालना चाहूंगा कि कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ. हाँ जी, भास्कर साहब, माइनुद्दीन, डॉली, नंदन, तौसीफ, युक्ता, रवि, राजाराम, मौसमी, सचिन, विपुल, चेतन, डैनियल, प्रीतम, राहुल, अंकित, रवि, रमन, मेघा, दिनेश, कुणाल, अजय, हिमांशु, ज्योति, तन्वी, अर्घा, दिनेश, बुशरा, काउंटलेस. आई मीन इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि इतने सारे लोगों के नाम मैं बोल पाऊं. आपका प्यार जो है वो नजर आ रहा है हमें आपकी लाइक्स में, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए. साथ के साथ वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा. चलिए, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से आगे बढ़ूंगा मैं. अनअकैडमी प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इसे एक्सप्लोर कीजिए, आपको मजा आ जाएगा. तैयारी करने में कॉन्फिडेंस का लेवल ही डबल हो जाएगा बेटा. प्लस पे टेस्ट हैं, क्विजेस हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है. दिसंबर का बैच जो मेरा चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं एंड मजा आ रहा है उनको क्लासेस अटेंड करके. स्पेशल क्लासेस में से आप में से बहुत से बच्चे होते हैं. युक्ता का नाम मुझे याद है अच्छे से, इसके अलावा राहुल होते हैं, डैनियल इज अ रेगुलर स्टूडेंट. सो आप आपस में भी बता सकते हैं एक दूसरे को जी किस तरह का महसूस हो रहा है आपको हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करके. तो जुड़ जाइए परमानेंट हमारे साथ प्लस पे. और क्रैश कोर्सेज, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म सपनों को साकार करने के लिए क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जी. कहां पे? हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पर. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना बहुत जरूरी है. यह ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस के सेक्शन में जाना है, नीट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. नीट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास अलग अलग विकल्प आ जाएंगे भाई. 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का या 24 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस समय किस स्टेज पे हैं, उसके अनुसार आपको विकल्प चुनना है. मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास 12th में हैं, अभी आप ड्रॉपर हैं, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का, 3 महीने का लेने के बाद रिन्यू भी करा सकते हैं आप दोबारा से फिर, है ना. तो आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले और आपको चूज करना है कोड. जो कोड आप लगाएंगे उसमें वो है मेरा नाम, दैट इज सचिन लाइव. सपने सच करने हैं, सचिन लाइव कोड यूज करना है. आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा. ये कोड लगाने के बाद आप जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ये कोड आपने लगाया तो आप मेरी क्लास ही अटेंड करेंगे. इट इज नॉट लाइक दिस. यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑफ ऑल द ब्रिलियंट एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. अश्विनी सर हैं, चाहे महेंद्र सर हैं, सबकी क्लासेस आप अटेंड करेंगे. कोड फिर से आपको बता देता हूं जी, सचिन लाइव. और डेली हमारे साथ सैकड़ों बच्चे जुड़ रहे हैं, आप पीछे मत रह जाइएगा. चलिए राजा बेटा, 250 के करीब बच्चे हो गए हैं. अब क्लास शुरू करते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम. राइट जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हम पढ़ रहे थे और बहुत सारी डिजीजेस के बारे में आपको बताया. और अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इम्यूनिटी का. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की. ठीक है जी, तो इजाजत है आगे बढ़ें. जल्दी से मुझे अपने प्यारे प्यारे थम्स अप भेज दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इजाजत दे रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए. आपकी तरफ से थम्स अप आएंगे, फ्लावर्स आएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. स्क्रीन पे नजर डाल रहा हूं. दीपशिखा है, वाहिद है, गायत्री है, माइनुद्दीन, प्रिंसी, संजना, बुशरा, अरमान, वैशाली, हार्दिक, खुशी, प्रोमिला, सचिन, उमर, सुमाया, बाबू तुलसी,
प्रेरणा, मिनती, ग्रेट, अंकित, वेदव्यास। आज मैं जानता हूं कि बहुत सी जगहों पे शायद इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है कुछ कारणों से। थ्रू आउट इंडिया आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, सो इसलिए शायद उतने बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ। आपके थम्स अप साइन मुझे मिल गए। ज्योति, सुमाया, तौसीफ, लक्ष्मी, वाहिद, विशाल, डैनियल, वेदव्यास, नमिश, अदनान, बुशरा, सलमान, वाहिद, राहुल। चलिए जी, सो आपके थम्स अप साइन मिलने से मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। बिल्कुल, चलो सबसे पहले प्यारी सी कोटेशन, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव गॉट इनफ नर्व। यदि आपके जिगरे में दम है तो फिर आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जी। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है शरीर का, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, डिफेंस मैकेनिज्म, ब्रॉडली डिवाइड करते हैं हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एंड स्पेसिफिक डिफेंस में। नाउ इसमें अंतर समझते हैं क्या है। जब आप नॉन स्पेसिफिक कह देते हैं, इसका मतलब है ये हमारे शरीर का जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है। इट इज जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज सिमिलर फॉर मोस्ट ऑफ द इंफेक्शंस। लेकिन जब आप स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं, इट इज स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज पर्टिकुलर फॉर वन टाइप ऑफ इंफेक्शन। देखो मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जब मैं कह रहा हूं कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, तो जो हमारी चमड़ी है, जो हमारी स्किन है, इसको हमने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मान लिया। भाई चाहे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, पैथोजन है, ये तो सबके लिए रुकावट पैदा कर रही है ना। एक जनरल बैरियर है ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक वायरस को रोकेगी दूसरे बैक्टीरिया को नहीं रोकेगी। इट इज नॉट लाइक दिस। So when you say non-specific, it is generalized response of the body which is similar for most of the infections. जब आप specific defense कहते हैं तो यह एक पर्टिकुलर तरह के इंफेक्शन के लिए पर्टिकुलर तरह का होता है। जैसे कोई एक खास तरह का पैथोजन, उसका एंटीजन जब ब्लड में पहुंच गया तो खास तरह की एंटीबॉडीज बनेगी। तो यह बात यहां पे ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, that it fights with pathogens by antibodies। यहां पे एंटीबॉडीज इंवॉल्व हैं किसमें? स्पेसिफिक डिफेंस में। नॉन स्पेसिफिक में एंटीबॉडीज इंवॉल्व नहीं है। इट फाइट्स विद पैथोजेंस बाय मींस अदर देन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की कहानी छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजें इसमें आ जाएंगी। स्किन आएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम, स्टमक में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस, ईयर में प्रेजेंट ईयर वैक्स, फीमेल के केस में विजाइना में एसिडिक पीएच। तो ये सारी कहानी नॉन स्पेसिफिक में आ जाती है, राइट। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में एंटीबॉडीज वाली बात आती है। सो ये एक ब्रॉड जो डिफरेंशिएशन है दोनों का, ये समझना जरूरी है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक फर्दर हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इंटरनल डिफेंस इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब आप कहेंगे एक्सटर्नल इंटरनल में भी अंतर क्या हुआ? एक्सटर्नल डिफेंस जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें आ जाएगी आपकी स्किन। कोई पैथोजन अगर बाहर से आया, लड़ाई कहां लड़ेगा? सबसे पहले आपकी चमड़ी पे, स्किन के थ्रू अंदर जाएगा, या फिर आपके नोज के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज में कॉन्जंक्टिवा में म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारे शरीर को बाहर के एनवायरमेंट के साथ जोड़ने वाली क्या चीजें हैं? एक तो हमारी चमड़ी है, स्किन, दूसरी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहां कहां है? बक्कल कैविटी में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, आंखों का जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आई बॉल है, कॉन्जंक्टिवा जो स्क्लेरा के ऊपर है, ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन ही तो है। तो ये हो गए फिजिकल बैरियर्स। यानी एक्सटर्नल डिफेंस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले तो इसी को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी ब्लड में घुस सकता है जाके। ब्लड में ऐसे तो पहुंच नहीं जाएगा सीधा पैथोजन। ब्लड वेसल जैसे कोई बाहर थोड़ी खुली पड़ी हुई है, पहले चमड़ी को वो चीर के जाएगा आगे, उसके बाद ब्लड वेसल के अंदर एंटर करेगा। जब वो ब्लड में एंटर कर जाएगा तो वहां पे आएगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इंटरनल डिफेंस। ठीक है जी। तो इंटरनल डिफेंस टर्म हमने तब यूज करना है व्हेन द पैथोजन एंटर्स इनटू ब्लड। क्लियर है जी?
डिफरेंस नाउ, इस एक्सटर्नल डिफेंस में भी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए फिजिकल बैरियर्स। यहां पे हम केमिकल बैरियर्स भी पढ़ेंगे। केमिकल बैरियर्स में सलाइवा है, लाइसोजाइम, स्किन के ऊपर जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल बना रही है, ईयर में जो ईयर वैक्स है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बाइल जूस है इंटेस्टाइन में, ये केमिकल बैरियर्स हो गए। तो फिजिकल केमिकल बैरियर एक्सटर्नल डिफेंस में आएंगे। इंटरनल डिफेंस यानी पैथोजन जब ब्लड में घुस गया, यहां पे WBCs पढ़ेंगे हम, मैक्रोफाजेस, इंटरफेरॉन्स, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, फीवर, नेचुरल किलर सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। और फाइनली फिर हम पहुंचेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे कि भाई ब्लड में जब बाकी सेल्स ने उसके साथ झगड़ा कर लिया, मारपिटाई कर ली पैथोजन के पास हाथ, फिर एंटीबॉडीज तैयार खड़ी होंगी कि हां अब हम तुमसे फाइट करेंगे, तुम्हें हमसे भी लड़ना होगा अगर तुम इस शरीर में बीमारी करना चाहते हो। समझे जी? सो अलग अलग लेवल पे ये बैरियर्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। आई होप इतनी बात क्लियर हुई। 324 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं जी हमारे साथ। कनीज, फातिमा, सचिन, राजाराम, तौसीफ, निशांत, कृष्णा, युक्ता, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। आज क्या डिस्कस करूंगा आपके साथ? नॉन स्पेसिफिक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स जो है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप समझ लेते हैं कि ये इम्यूनिटी का मतलब क्या है। बेटा ध्यान रखना, इम्यून सिस्टम हम स्पेसिफिक डिफेंस के लिए यूज करते हैं। जब आप कहते हैं ना शरीर का इम्यून सिस्टम, तो ये जो इम्यून सिस्टम है ना, स्पेसिफिकली ये रेफर करता है इस स्पेसिफिक डिफेंस को। इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं इम्यून सिस्टम। क्लियर हुआ? मैंने डिस्टिंक्शन बता दिया आपको। चलो जी आगे देखते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज जनरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी, शरीर की जनरल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। हमारे शरीर की रोग से लड़ने की जो शक्ति है और किसी पैथोजन को पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने की और उसे डिस्ट्रॉय करने की, नष्ट करने की, शरीर को बीमारी से बचा लेने की ताकत इम्यूनिटी कहलाती है। द टर्म इम्यूनिटी वॉज कॉइन्ड बाय दिस साइंटिस्ट बर्नेट। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी समझ आया? इम्यूनोलॉजी क्या है? The science which deals with study of immune system, immune responses to the foreign substances and their role in resisting infection। या सादी भाषा में कह दीजिए भाई, इम्यून सिस्टम की स्टडी, इम्यून सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें इम्यूनोलॉजी के तहत आती हैं, इम्यूनोलॉजी के अंडर आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Father of immunology, Emil von Behring, he discovered antibodies also. Right? Immunity की definition, immunology क्या है? Father of immunology. Clear है? तौसीफ, रियासुद्दीन, गौरव, दुर्गेश, नमस्कार जी, कनीज, लालू कुमार, युक्ता, राहुल, ग्रेट जी। समझ आ रहा है सबको? वंडरफुल। 350 लोग हैं, मुझे 350 लाइक्स नजर नहीं आ रहे। साथ साथ आप तक इतनी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। आप भी अपनी तरफ से एफर्ट कीजिए। आपकी तरफ से एफर्ट क्या है? आपके लाइक्स, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जब उस वीडियो पे होते हैं तो दुगनी हो जाती है मेरी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। चलिए, सो मैंने कहा था ना पहले क्या पढ़ेंगे? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक क्या था बेटा? जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स। स्किन के बारे में बताऊंगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा, सलाइवा कैसे रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, स्टमक का एसिड किस काम का है, बाइल जूस किस काम का है, ईयर वैक्स किस काम का है, वेजाइनल पीएच एसिडिक है, क्या फायदे हैं इस चीज के। ये सारे वो रास्ते हैं जिससे बाहर के पैथोजेंस शरीर के अंदर जा सकते हैं। सो प्रकृति ने, नेचर ने कितनी खूबसूरती से हमें हर इस लेवल पे एक डिफेंस दिया है कि पैथोजन को अंदर नहीं जाने देंगे। क्लियर है जी? आपके लाइक्स आ गए, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। चलो, सो राजा बेटा नॉन स्पेसिफिक में लाइंस ऑफ डिफेंस का जिक्र किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।
मैंने यहां पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो स्पेसिफिक डिफेंस हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो एंटीबॉडीज वाली बात थी, तो इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक का जिक्र हो रहा है, वो आएगा स्पेसिफिक में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज एन एक्सटर्नल डिफेंस, बाहरी डिफेंस है। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू ब्लड। भाई ये कहता है कि मैं ब्लड तक नहीं पहुंचने दूंगा। पैथोजन का मकसद है ब्लड में जाके पूरे शरीर में फैलना, तो एक्सटर्नल डिफेंस ने कहा मैं रुकावट पैदा करूंगा, मैं ब्लड तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मैं फिजिकल तरीकों से भी लड़ूंगा, मैं केमिकल तरीकों से भी लड़ूंगा। तो फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स दो हो गए। एक्सटर्नल डिफेंस में आ गए टू बैरियर्स, फिजिकल, केमिकल। चले आगे बढ़े, फिजिकल का जिक्र करें, देखते हैं जी फिजिकल बैरियर्स क्या क्या है ना। पहला पॉइंट देखते हैं जी इसमें, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल बैरियर्स। इनको स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल बैरियर्स भी कह देते हैं। इसमें आ गई स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। वैसे भी स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लिवर मत समझना। स्किन का भार सबसे ज्यादा होता है, 7-7.5 किलो तक की होती है स्किन, लिवर 1.5-1.25-2 किलो के करीब है। सो स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। इंटैक्ट स्किन, कटी फटी स्किन नहीं होनी चाहिए भाई। अगर स्किन में कहीं कट लग गया, कुछ हुआ है, तो पैथोजन तो उसके थ्रू चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, टेटनस के बैक्टीरिया, टेटनस बैक्टीरिया के स्पोर्स हवा में हर समय प्रेजेंट है भाई, वो आपके शरीर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपकी चमड़ी में कहीं कट लगा, वो उसके जरिए अंदर पहुंच जाएंगे और टेटनस कर देंगे। सो इंटैक्ट स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। ठीक है युक्ता, आगे बढ़ते हैं ना। इधर देखिए, स्किन के बारे में जिक्र हो रहा है यहां पे। Intact skin is the largest defensive organ. This can be framed as a question in NEET. In fact, यह भी आपको ध्यान रखना है कि स्किन हमारा लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनके जरिए एक्सक्रीशन हो रहा है, स्वेट बन रहा है। स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनके जरिए भी एक्सक्रीशन हो रहा है। तो स्किन लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, स्किन लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन भी है। चमड़ी में कैरेटिन होता है भाई, आप जानते हैं हार्ड कैरेटिन। कौन सा वाला? एपिथेलियम होता है स्किन की सबसे आउटरमोस्ट लेयर में, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूं राजा बेटा, स्किन में होता है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैरेटिन जो है वो हार्ड है, वो वाटर प्रूफ है। आप जानते हैं स्किन की सुपरफिशियल लेयर के सेल्स लगातार टूट टूट के गिरते रहते हैं। अब आता है जिक्र म्यूकस मेम्ब्रेन का। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करती है। जब आप कहते हैं ना म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या क्या चीजें आ गई? इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम, यू नो एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम, उसके साथ साथ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। सो एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और कहां कहां प्रेजेंट है? इट लाइंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज से लेके आगे फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया वहां पे प्रेजेंट है। जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आईबॉल यानी कॉन्जंक्टाइवा, जो आंखों में कॉन्जंक्टाइवा है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट कर रही है? म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट्स म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एंट्रैप्स, ये पकड़ लेता है फॉरेन पार्टिकल्स। म्यूकस एंट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस, डस्ट वगैरह, इनको सब जकड़ के रख लेगा, ये आगे नहीं जाने देगा, एक फिजिकल बैरियर की तरह है। क्लियर है जी फिजिकल बैरियर्स। अब राजा बेटा आ जाते हैं केमिकल बैरियर्स। आप मुझे बताइए क्या क्या केमिकल बैरियर्स मैंने आपको बताए थे। बकल कैविटी में जाएंगे तो सलाइवा में है ना,
These are also called functional or the physiological barriers. जो केमिकल बैरियर्स हैं इन्हीं को फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कह देते हैं। इसमें क्या आ गया? सिक्रीशंस फ्रॉम स्किन। स्किन में जो जो सिक्रीशंस बन रही हैं, खुद इंटैक्ट स्किन तो फिजिकल बैरियर हो गया। स्किन के द्वारा बनाया गया पसीना स्वेट ग्लैंड्स ने जो बनाया है, और ऑयल ग्लैंड्स ने जो ऑयल बनाया है, वो केमिकल बैरियर है। स्किन का पीएच हल्का एसिडिक रहना चाहिए। एसिडिक पीएच जो होगा वो मिनिमाइज करता है ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, बिकॉज एनवायरनमेंट में तो कितने तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हर समय हमारे शरीर पे हमला करना चाहते हैं, लेकिन स्किन ऐसा नहीं होने देगी। स्किन का पीएच एसिडिक बना रहता है। सो हमें बड़ा ध्यान रखना होता है, जो सोप्स या शावर जेल्स आप यूज करते हैं, स्किन का पीएच अगर उनसे डिस्टर्ब होगा तो आपको स्किन इंफेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। So these include secretions from skin, secretions from mucous membranes and glands. देखते हैं वो secretions कौन कौन सी हैं, राइट? अगली स्लाइड पे चलते हैं। इधर देखिए, मेरे पीछे मैंने बता दिया आपको, स्किन में स्वेट या सुडोरीफेरस ग्लैंड्स हैं जो पसीना बनाती हैं, जो स्वेट बनाती हैं। वॉल्यूम ऑफ स्वेट वेरी कर जाता है, नेग्लिजिबल से लेकर के कई लीटर तक पसीना बन सकता है एक दिन में। ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स जो ऑयल बना रही हैं, सीबम भी कहते हैं जिसे। देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है। इट्स रियली नाइस टू सी, नियरली 450 के करीब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दैट मींस लेक्चर आपको पसंद आता है, आप आगे लिंक शेयर करते हैं। जब आप लेक्चर अटेंड करें तो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जरूर मुझ तक पहुंचने चाहिए। स्क्रीन पर नजर डालता हूं तो मुझे तहे दिल से खुशी होती है उस चीज से। प्रथमेश, तौसीफ, नैन्सी, स्वीटी, तेजस, संचिता, अंशु, सिमरन, भवानी, राहुल, गजाला, लक्ष्मी, सचिन शर्मा जी, क्लियर हो रहा है सबको? तनु, लेक्राइमल ग्लैंड का भी जिक्र करेंगे अभी, राइट। अमरजीत, नेहा, क्लियर हो रहा है जी सबको? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? स्क्रीन पे मेरा ध्यान है, आप साथ के साथ पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। मैंने स्क्रीन पे नजर बनाई हुई है जी, आप पूछ सकते हैं मुझसे। राहुल जी मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज राहुल, जो आप लिख रहे थे। ग्रेट, चलो जी, बच्चे कह रहे हैं जल्दी आगे बढ़ा जाए। ग्रेट, वंडरफुल जी, वंडरफुल। 400 के करीब बच्चे होने वाले हैं। 500 लाइक्स का टारगेट है आज आपका। चलो बढ़ता हूं आगे। स्किन हैज स्वेट और द सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, इट हैज ऑयल और सेबेशियस ग्लैंड्स। Sweat glands produce sweat which keeps the skin pH acidic. एसिडिक पीएच होना स्किन के लिए फायदेमंद है क्योंकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा। स्किन में यूजफुल बैक्टीरिया भी है, एपिडर्माइडिस के नाम से स्किन में यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। एसिडिक पीएच मिनिमाइजेस ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयल जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट, नम बनाए रखता है। सो ऑयल जो है उसको क्या बोलते हैं यहां पे? सीबम। हम कहते हैं ना स्किन में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ लोगों में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहते हैं बड़ी ऑयली स्किन है। प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलेसेंस फेज से जब आप गुजर रहे होते हैं, मुहासे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक्ने पीठ पे भी होते हैं, फेस पे भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स जो है, फीमेल में भी होते हैं एंड्रोजन्स, एंड्रोजन का लेवल बढ़ने पर स्वेट ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती हैं, ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। दोनों ऑयल ग्लैंड्स जो स्टिमुलेट हो रही हैं वो ज्यादा ऑयल बनाएंगी। ज्यादा ऑयल होगा तो वो डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बैक्टीरिया को पनपने के लिए फेवरेबल माहौल मिल जाएगा। इसलिए जो है वहां पस भी हो जाती है, डेड WBCs इकट्ठे हो जाते हैं। सो एक्ने की समस्या इसलिए एडोलेसेंट एज में आपको ज्यादा होती है। तभी कहते हैं सही साबुन का, सही फेस वॉश का या शावर जेल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन का पीएच जो है वो ठीक बना रहे, तो आपको यह समस्या कम होगी। राइट, हार्मोनल चेंजेस लिखा है उत्तम ने, बिल्कुल सही बात लिखी है जी। फीवर इनहिबिट पैथोजन ग्रोथ। अभी हम फीवर पे आएंगे बेटा आगे, कि तापमान बढ़ने का फायदा क्या होता है। शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो आयरन और जिंक जो है ब्लड में, उनका लेवल डाउन होता है, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा क्या हो जाता है कि जो फेगोसाइट्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है ना, तो फेगोसाइटोसिस तेज हो जाता है। केमिकल बैरियर्स का जिक्र करते हैं, आप में से कुछ बच्चे लिख भी रहे थे। टीयर्स यानी लैक्राइमल फ्लूइड, सलाइवा, म्यूकस सिक्रीशंस कंटेन एंजाइम
लाइसोजाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। लाइसोजाइम रप्चर्स या ब्रेक्स सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा, लाइसोजाइम जो है ये बैक्टीरियोसाइडल है। मैं लिख देता हूं, लाइसोजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल। जब आप बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं इसका मतलब है बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ के उसे मार डालता है। कुछ कंपोनेंट्स बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं, लैक्टोफेरिन जैसे हम पढ़ेंगे सलाइवा में, राइट। सलाइवा हैज लैक्टोफेरिन ऑल्सो, लिख देते हैं यहां पे, सलाइवा हैज, ये प्रोटीन है एक, लैक्टोफेरिन। ये क्या करता है, इट बाइंड्स विद आयरन, इट बाइंड्स विद आयरन एंड स्टॉप्स बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, स्टॉप्स बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक, इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। और लाइसोजाइम हो गया बैक्टीरियोसाइडल। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, लाइसोजाइम को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपने सुना ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी डिस्कवर करी थी। जो डिस्कवरीज बाय चांस होती हैं उनको क्या कहते हैं आपको पता है, एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, लगभग 400 के करीब बच्चे जुड़े हैं, 350 400। सो आप बताइएगा सॉरी जो डिस्कवरी बाय चांस होती है उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है। अ डिस्कवरी बाय चांस इज रियासुद्दीन, आदित्य, तौसीफ, अंकित, राजाराम, संचित कुमार, नैन्सी, रोहित यादव, मोहम्मद मुस्तफा, निकी, गायत्री। डिस्कवरी बाय चांस, उत्तम बताइए जल्दी से कौन जवाब दे सकता है। सेरेंडिपिटी, सृष्टि ने सबसे पहले जवाब दिया, ग्रेट सृष्टि, वंडरफुल। तनु कह रही है फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अंबर श्रीवास्तव ने भी ठीक लिखा है, आराधना ने भी ठीक लिखा है सेरेंडिपिटी, कविनंदन यादव ने भी ठीक लिखा है जी सेरेंडिपिटी, ग्रेट वंडरफुल। सब लोगों के नाम मैंने बोल दिए है ना, नाराज नहीं होना कि सबने नाम नहीं बोला था। सो अ डिस्कवरी बाय चांस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। हम जिक्र कर रहे थे इस लाइसोजाइम का, तो मैंने कहा लाइसोजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय चांस बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भाई हुआ क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे और उनको छींक आ गई, उन्होंने स्नीज कर दिया, छींक दिया उसके ऊपर। अब उनको लगा कि भाई मेरा बैक्टीरियल कल्चर खराब हो गया, तो उन्होंने साइड में रख दिया, उसको फेंका नहीं। अब उन्होंने बाद में जब देखा भाई माइक्रोस्कोप के नीचे कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। So he got this idea that something is present in the saliva and in the nasal secretions जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर गए। वो समथिंग क्या था, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स में होता है, टीयर्स में भी होता है, इवन यूरिन में भी होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है, सीमेन में भी होता है। लाइसोजाइम बैक्टीरियोसाइडल होता है। चलिए आगे बढ़े। स्टमक में अगर कोई पैथोजन पहुंच जाता है, मान लीजिए सलाइवा से बच गया, आपके बकल कैविटी से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ कीटाणु जो है, पैथोजन जो है वो आपके पेट में चले गए। स्टमक में आप जानते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स को पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। सो द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जब सिक्रीट होता है, इट हैज अ pH of 0.8. By the time it gets mixed up with other stomach secretions, pH becomes 2 to 3. That highly acidic pH is favorable for pepsin. आप जानते हैं स्टमक में पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में है, फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पैथोजन से भी बचाता है। जो पैथोजन हमारे पेट में चले जाएंगे भोजन के साथ, बैक्टीरिया चले गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें मार डालता है। इट इज अ वेरी इफेक्टिव किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया। पोटेंट मीन्स इफेक्टिव। इट इज अ पोटेंट किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया। That is,
साल्मोनेला टाइफाई। सो पेट का जो एसिड है वो आपको टाइफाइड वाले बैक्टीरिया से बचाता है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों में ज्यादा एसिड बनता है, हम कहते हैं ना एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कभी इनो पी लिया, कभी आपने एंटासिड्स टैबलेट खा लिए, people who regularly take antacids they are more susceptible to typhoid, उन्हें टाइफाइड होने की संभावना ज्यादा रहती है। people who regularly take antacids are more susceptible to typhoid। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आता है तो इसका रीजन आप दे सकते हैं ना। इसका रीजन आप देंगे भाई कि जब रोजाना एंटासिड ले रहे हैं, आप एसिड का प्रोडक्शन डाउन कर रहे हैं, तो चांसेस है कि भोजन पानी के साथ अंदर जाने वाला टाइफाइड बैक्टीरिया जिंदा बच जाएगा और इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? इंटेस्टिनल फीवर, एंटेरिक फीवर, इंटेस्टाइन का बुखार ही तो है वो एक तरह से। क्लियर है मेरे राजा बेटा? राइट। डॉक्टर कुमार ठाकुर, साक्षी, वाहिद, नैन्सी, डैनियल, अनुष, रितु, प्रथमेश, गायत्री, प्रीतम, करिश्मा, सचिन, राजाराम, क्लियर है जी सबको? राहुल जी कह रहे हैं कि आप एड्स का टॉपिक दोबारा पढ़ाएंगे। राहुल, एड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दोबारा सेंस नहीं बनती, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में देख लीजिएगा। चलिए आलिया, गायत्री, क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हमें टाइफाइड हुआ था। बेटा ध्यान रखना, टाइफाइड में रिलैप्स बड़ा कॉमन होता है। एक बार टाइफाइड होके हट जाए, पहले तो काफी समय लगता है, पूरे शरीर को एक तरह से तोड़ के रख देता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लग जाते हैं आपको पूरी तरह से रिकवर होने में। और ध्यान रखना, अगर आपने फिर से गंदा पानी पिया, बाहर का स्ट्रीट फूड खाया, तो रिलैप्स इज कॉमन, दोबारा से हो जाता है वो चीज। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको एक बार टाइफाइड हुआ मेरे बच्चे, बी केयरफुल अबाउट दिस। राइट जी? नेहा, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल बैरियर्स का जिक्र कर रहे थे, केमिकल बैरियर्स में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फीमेल में, फीमेल के केस में थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल, विजाइना कंटेन्स बैक्टीरिया। विजाइना में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फीमेल में वेजाइना में रहने वाला ये बैक्टीरिया ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि वेजाइनल पीएच को एसिडिक बनाए रखता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? वहां पे लिखा है हमने, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। अब आप सोच रहे होंगे कि वेजाइना में ये ग्लाइकोजन कहां से आया? वेजाइना की वॉल के जो सेल्स हैं, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, उन सेल्स में ग्लाइकोजन होता है। वेजाइनल वॉल के वो सेल्स पीरियोडिकली टूटते रहते हैं, वेजाइना में टूट टूट के वो सेल्स, और फिर उनका ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक एसिड जो है वेजाइनल पीएच को एसिडिक रखता है। वेजाइना में एसिडिक पीएच होना जरूरी है बिकॉज वेजाइना के थ्रू बाहर के बैक्टीरिया शरीर में अंदर आ सकते हैं। सो एसिडिक पीएच जो है, ये लिखा है, एसिडिक पीएच मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। तो जैसे मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ाते समय आपको डूशिंग एक मेथड बताया था ना, डूशिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या था? याद करके देखिए, डूशिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डूशिंग में मैंने आपको यह बताया था, इट इज सिंपली द पोस्ट क्वाइटल वॉशिंग ऑफ वेजाइना विद अ स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर और सम स्पर्मिसाइडल सॉल्यूशन, मे बी पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। सो द पोस्ट क्वाइटल वॉशिंग ऑफ वेजाइना की सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद द फीमेल पार्टनर कैन वॉश हर वेजाइना थॉरली विद अ स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर या सम स्पर्मिसाइडल सॉल्यूशन, ताकि स्पर्म्स मर जाएं। लेकिन रिपीटेडली ऐसा करना, डूशिंग, हार्मफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक है, डूशिंग से पीएच डिस्टर्ब होगा। अगर रेगुलरली वेजाइनल वॉशिंग किया जा रहा है तो फिर पीएच डिस्टर्ब होने से देयर आर चांसेस दैट शी कैन गेट इन्फेक्शन, वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है जी? राइट? बाबू तुलसी, तौसीफ, संचित, ऋतु, प्रीतम, दीपशिखा, करिश्मा, गायत्री, डैनियल, आलिया, लीला, महेश्वरी, ओके नाइस, नातिक, क्लियर है? अंकित, सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो नेक्स्ट देखते हैं जी।
ना केमिकल बैरियर्स में एक चीज और बता देनी चाहूंगा, यहां पे बाइल जूस भी एक केमिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है। बाइल जूस बनाता कौन है? लिवर। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। सो दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ केमिकल बैरियर। सीरुमिन, ईयर वैक्स जो कान में बन रही है, सीरुमिन और द ईयर वैक्स इज ऑल्सो अ केमिकल बैरियर। ओके, ताकि कान के थ्रू अंदर यहां से कोई पैथोजन शरीर में ना पहुंचने पाए। देखो नेचर ने हमें हर जगह पे कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया हुआ है कि पैथोजन जो है हमारे शरीर के अंदर हमला ना कर पाए। ऋत्विक यादव कह रहे हैं आपने इंस्टा पे रिप्लाई नहीं किया। बेटा आज जरूर कर दूंगा, अगर टाइम नहीं लग पाया क्षमा चाहता हूं आपसे, नाराज मत होइएगा जी। कनीज फातिमा, अंकित, ऋषिकेश, साक्षी, चलो सूर्या आगे बढ़े। नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं मेरे बच्चे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे। हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ लिया, क्या पढ़ रहे हैं? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जो कि जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है। पहला लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, एक्सटर्नल डिफेंस जो था। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, केमिकल बैरियर में सलाइवा का लाइसोजाइम पढ़ लिया, सलाइवा का लैक्टोफेरिन पढ़ लिया, स्टमक का एसिड पढ़ लिया और इंटेस्टाइन में बाइल जूस देख लिया, ईयरवैक्स, वेजाइनल पीएच एसिडिक, ये सब हो गए केमिकल बैरियर्स। स्वेट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, सीबम के बारे में भी। अब अगर पैथोजन इन सभी बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है और आपके ब्लड में पहुंच जाता है तो वहां पे शुरू होता है इंटरनल डिफेंस। इट इज इंटरनल डिफेंस, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, and prevents the spread of microorganisms in the body. अब ब्लड में जब पैथोजन चला गया तो वहां पे क्या क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, WBCs, ल्यूकोसाइट्स, कई तरह के हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। मैक्रोफाजेस होते हैं, फेगोसाइटिक, वो अपना काम करेंगे, वो बैक्टीरिया को कहेंगे भैया हम तुम्हें खा जाएंगे, बिल्कुल तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे हम ताकि तुम्हारे खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जा सके। इंटरफेरॉन्स होते हैं जो कि वायरसेस के खिलाफ बनते हैं। इंटरफेरॉन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरसेस, मेनली वायरसेस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन समझ गए आप? चार मुख्य साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के। मान लो मेरे हाथ पे चोट लग जाए, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाए, जल जाए, तो जो भी लक्षण आपको वहां नजर आएंगे वो इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा, लोकल वार्मथ हो जाएगी, उतना हिस्सा गर्म हो जाएगा, सूज जाएगा, लाल हो जाएगा, दर्द होगी वहां पे, वही इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, बायोलॉजिकल इंजरी, कई कारण हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के। फीवर हम पढ़ेंगे, पायरेक्सिया, बुखार। फीवर होने का क्या फायदा है भाई? तापमान शरीर का बढ़ जाता है, तो फायदा क्या है इससे? फीवर अपने आप में खुद कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक लक्षण है कि आपके शरीर में कहीं कोई गड़बड़ हो रखी है, योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट, सो दैट इज व्हाट इज फीवर, पायरेक्सिया। NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स डिस्कस करेंगे। नेचुरल किलर सेल्स ना तो बी लिम्फोसाइट्स हैं ना ही टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये एक अलग तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, इनका क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगा आपको इसमें, ठीक है जी। तो ये सारी कहानी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगी। राइट मेरे राजा बेटा, बढ़ सकते हैं आगे। अब बच्चे पूछ रहे हैं जी सर PDF कहां पर मिलेगा? जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये सारे नोट्स बने बनाए खूबसूरत आप तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? चंदन, राजाराम, अहमद, प्रथमेश, पारुल, कौशिक, ऋषिकेश, मौसमी, वायरसेस के समय इंटरफेरॉन क्यों नहीं बनता? डॉक्टर राहुल वायरसेस के रिस्पॉन्स में तो बनते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स शरीर के सेल्स ही बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, पढ़ेंगे अभी इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? आसपास के सेल्स के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं, राइट, और वो सेल्स फिर एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाते हैं। चलो मेरे बच्चे, अब हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी इंटरनल डिफेंस पढ़ने जा रहे हैं कि पैथोजन आपके ब्लड में चला गया तो क्या होगा। तो WBCs कहेंगे भैया अब हम इनसे लड़ाई करेंगे। WBCs के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। WBCs जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए ये व्हाइट है। WBCs मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं।
कौन कौन से? ऐसे WBCs जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स. सो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैव एंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स जो कि लाइसोसोम्स होते हैं. A granulocytes do not have enzyme rich specific granules. ग्रेन्यूलोसाइट 68% है, ये लगभग 32% के करीब है. ग्रेन्यूलोसाइट्स फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे, कि किस तरह की डाई के साथ ये कलर हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं. न्यूट्रोफिल्स स्टेन विद एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज. इओसिनोफिल्स स्टेन विद एसिडिक डाइज. बेसोफिल्स स्टेन विद बेसिक डाइज. अब हम इधर आ जाते हैं जी. ए ग्रेन्यूलोसाइट्स 2 प्रकार के हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट साइज में सबसे बड़े होते हैं, दे आर लार्जेस्ट WBCs. न्यूट्रोफिल सबसे छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट. लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. ये बाकी सब हम नॉन स्पेसिफिक में पढ़ेंगे, मोनोसाइट पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. लिम्फोसाइट्स 2 तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंसेस भी देखेंगे. तो ओवरऑल ये हैं अलग अलग तरह के WBCs, राइट जी. WBCs के बारे में जनरल सी बात देखते हैं. WBCs या ल्यूकोसाइट्स जो हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स. क्यों? बिकॉज दे आर कलरलेस, क्योंकि उनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता. हेमोग्लोबिन RBCs के अंदर होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में. WBCs में न्यूक्लियस होता है, दे आर न्यूक्लिएटेड. RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है. WBCs आर रिलेटिवली लेस इन नंबर. WBCs का नंबर कम है, 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, एंड दीज आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. इनका लाइफ स्पैन कम होता है, फ्यू डेज का ही होता है. RBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं. 360 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, बताइए जी. मोहम्मद साहब, पबजी नहीं खेलना है. छोड़ दीजिए पबजी, अच्छी आदत नहीं है वो. बताइए RBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है? अर्गासेन, जिन चैप्टर्स के PDF नोट्स आपको नहीं मिले हैं वो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, PDF भी. आप चिंता मत कीजिए, आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो भी PDF नहीं मिला है आपका मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा. और मुझे कमरान ने 120 डेज बताया, चंदन ने 120 डेज कहा है, तनु 120 डेज, अंकित, ऋत्विक, बाबू, तुलसी, बिलाल, विकास, चेतन. बिल्कुल सही कहा आपने. RBCs का लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन होता है. हफ्तों में या महीनों में पूछा जाए तो भी कन्वर्ट कर लेना, राइट. चलो जी, व्हाइट ब्लड सेल्स में आगे बढ़ते हैं. जब कोई इंफेक्शन होता है, द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू इंफेक्शन. WBCs के नंबर बढ़ने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. ध्यान रखना, जब ल्यूकोसाइटोसिस पूछा जाएगा क्या होता है, तो WBC का नंबर बढ़ना. जैसे आपके ब्लड में कोई पैथोजन चला गया, तो अब WBC ने उससे लड़ाई करनी है. WBC ने उससे लड़ाई करनी है तो WBCs का नंबर बढ़ेगा. उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. और एक फिनोमेना वो शो करते हैं, ब्लड कैपिलरी की वॉल से वो बाहर निकल आते हैं टू फाइट इंफेक्शन. This is important. This can be asked as a question in NEET. कि WBCs जो स्क्वीज आउट कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में से, बाहर निकल के आ जाते हैं, मेनली न्यूट्रोफिल्स ऐसा करते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं डायापिडेसिस. RBCs हालांकि WBC से छोटे हैं, लेकिन RBC डायापिडेसिस शो नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज RBCs आर नॉट कैपेबल ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट. वो अमीबा की तरह अपनी शेप नहीं बदल सकते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते हैं. क्लियर है राजा बेटा? सो यहां पे ये 2 टर्म्स मेरे बच्चे याद रखेंगे. WBCs का काउंट इंक्रीज होना, ल्यूकोसाइटोसिस. WBC जब ब्लड कैपिलरी में से निकल के बाहर आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डायापिडेसिस, राइट. और डायापिडेसिस मेनली कौन शो करता है? न्यूट्रोफिल. साइज में सबसे छोटे हैं, नंबर में सबसे ज्यादा हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों डाइज के साथ स्टेन होते हैं, न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड है. अब आपके सामने यहां पे न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानकारी दी गई है. देखते हैं राजा बेटा क्या क्या बातें याद रखनी है न्यूट्रोफिल्स के बारे में. नाउ दीज आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स. मतलब WBCs में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है, 65% के करीब लगभग न्यूट्रोफिल्स हैं. ये एसिडिक और बेसिक दोनों डाइज के साथ स्टेन हो जाते हैं. इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड है.
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स भी कह देते हैं इन्हें। फैगोसाइटिक हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, खा जाते हैं, माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड कहलाते हैं। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, which are the micropoliceman of blood? Answer is neutrophils. प्रीतम, अज़जाद, मनोज, डैनियल, अंकित, ऋत्विक, युक्ता, गायत्री, ग्रेट, वंडरफुल जी। चलिए लाइक्स बढ़ाते रहिएगा, साथ साथ जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इओसिनोफिल्स, देखिए इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक डाइज के साथ स्टेन होते हैं। इनका न्यूक्लियस बायलोब्ड है। These resist infections and they are also assisted with associated with allergic reactions. एलर्जी जब होती है तो इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। ये हिस्टामीन सिक्रीट करते हैं। हिस्टामीन एक वेसोडाइलेटर है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड याद है, हिस्टिडीन से हिस्टामीन बनता है। इट इज अ वेसोडाइलेटर। ये इफेक्टिव है लार्ज साइज्ड पैरासाइट्स के खिलाफ। शरीर में बड़े साइज का पैरासाइट चला जाए, जैसे ब्लड फ्लूक चली जाए, तो इओसिनोफिल्स उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं। साथ साथ याद हो जाता है विधि, दैट्स रियली गुड। यही अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी, राजाराम, अंकित, तौसीफ, नैन्सी, साथ साथ याद ही हो जाना चाहिए, उससे ब्यूटीफुल कोई बात ही नहीं है, राइट? चलो, तो इओसिनोफिल के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं, एसिडोफिल। एलर्जी में इनका नंबर बढ़ जाता है, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस इनका बायलोब्ड है। न्यूट्रोफिल्स का क्या था? मल्टीलोब्ड था। चलो, बेसोफिल्स, इनकी संख्या सबसे कम है। बेसोफिल्स आर लीस्ट अबंडेंट। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। देन न्यूक्लियस इनका एस शेप्ड है। ये बेसिक डाई के साथ स्टेन होते हैं, तभी नाम बेसोफिल है। ये हिस्टामीन, सीरोटोनिन, हेपारिन, ये तीनों चीजें बनाते हैं। हेपारिन जो होता है मेरे बच्चे, हेपारिन इज एंटीकोएगुलेंट, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इट इज एंटीकोएगुलेंट, राइट? चलिए, सो इसके बाद हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। मैं आपको एक जल्दी से प्रीकैप दे दूं कि कल वाली क्लास में अब हम क्या डिस्कस करेंगे। मोनोसाइट्स डिस्कस करेंगे। मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये एंटीजन को प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। यही मैक्रोफाजेस बनाते हैं। दीज एनलार्ज टू फॉर्म मैक्रोफाज। मैक्रोफाज दो तरह के हैं, फिक्स्ड वाले और वॉन्डरिंग। कल डिस्कस करूंगा इसे डिटेल में। इसके बाद लिम्फोसाइट्स का जिक्र करेंगे हम। इंटरफेरॉन्स के बारे में समझेंगे। इंटरफेरॉन्स किस तरह से वायरस के अटैक से बचाते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स डिस्कस करना है कल हमने। इंफ्लेमेटरी रिएक्शन डिस्कस करना है। फीवर समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से होता है। फीवर होने का फायदा क्या होता है। फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करनी है। सो मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस, मेरे प्यारे बच्चे, ऑल द राजा बेटा एंड राजा बेटियां, कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। टेलीग्राम का ये ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लीजिए। प्लस का बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कीजिए। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, ये गलती मत कीजिए। ये लाइफ सेविंग चैनल है, सपनों को साकार करने वाला चैनल है। सो जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। घंटी बजा देंगे तभी दिमाग की घंटी खुलेगी आपकी। मेरे दाएं बाएं जो आपसे कहा जा रहा है, लेक्चर को लाइक एंड शेयर कीजिए। पीडीएफ नोट्स का जिक्र आप कर रहे थे, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा राहुल, सारी स्लाइड्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी बच्चे। आप ही के लिए तो तैयार करी हैं। हम किस लिए हैं? आप लोगों के लिए हैं। और अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे लेक्चर्स को #NEETLifeDaily के साथ अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिए। अच्छा देखो, एक और खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, राइट? वो खूबसूरत बात क्या है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली अपने फेवरेट एजुकेटर से। नमो कॉल सर इंस्टाग्राम पे है, ये सब इंस्टाग्राम की आईडीज हैं।
देन सचिन कपूर के लिए सचिन डॉट कपूर KAPUR, यू हैव महेंद्र सर ऑल्सो एंड यू हैव अश्विनी त्यागी सर ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा और वहां पे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेकर के आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं अन अकेडमी JEE एंड अन अकेडमी फाउंडेशन। क्लास 11th के टॉपिक्स के लिए हम आपको मिलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्लास 12th के लिए मिलते हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडेज। एंड एट द एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोड इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, सपने सच करने हैं तो सचिन लाइव कोड यूज करना है। 10% डिस्काउंट आपको फी में मिलता है और सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आप महेंद्र सर से नहीं पढ़ सकते, या महेंद्र सर का कोड यूज करेंगे तो आप मुझसे नहीं पढ़ सकते। आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। सबका आशीर्वाद, सबकी गुड विशेस आपके साथ हमेशा के लिए हैं। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार कहते हैं आपको जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर।